हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फैक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसकी वीडियो 1 अपलोड करेंगे आज। इससे पहले हम 3 चैप्टर करा चुके हैं। चैप्टर 1 है हमारा चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो करा चुका मैं, एंड गोस थ्योरम। इसी के साथ एक कराया मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये करा चुका। और एक चैप्टर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो कंप्लीट हो चुका हमारा। अब चैप्टर नंबर 4 यानी कि यूनिट 3 स्टार्ट की गई है, मैग्नेटिक फैक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के नाम से। तो बेटा इसकी शुरुआत करते हैं ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट इन 1820, ऑरेस्टेड साहब ने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उन्होंने ये बताया कि व्हेन डीसी करंट पासेस थ्रू एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से डीसी करंट को पास करते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर, उसके अराउंड क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब उसके लिए उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। यहाँ पे उनके 3 एक्सपेरिमेंट जैसे उन्होंने किए थे उसका हमने बेस लिया यहाँ पर। इसमें पहला ये है, आप यहाँ देखें, अगर हम एक करंट सोर्स को एक वायर, ये वायर हो गया हमारा बेटा एक्स वाई, ये हम वायर कह देंगे, सभी में ये एक्स वाई वायर है। जब हम इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कराते तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कंपास की। किसकी? कंपास नीडल की, या कंपास बोल दीजिए नॉर्मली। तो कंपास क्या करता है, डिटेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को कहीं पर भी स्पेस में, या इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को जो आइडेंटिफाई करेगा उसके लिए हम यूज करते हैं कंपास। उन्होंने देखा, फर्स्टली उन्होंने देखा कि जब देयर इज नो करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इनसाइड द कंपास। तो कंपास में किसी प्रकार का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। इससे ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड बिना इलेक्ट्रिक करंट के जनरेट नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो अब उन्होंने क्या किया, एक ये करंट, एक फिगर ये ले लीजिए आप दूसरे नंबर की। अब उन्होंने इस करंट को पास कराया फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई की तरफ इसको पास करा दिया, और यहाँ पे फिर से वो मैग्नेटिक कंपास को लेकर आए। उन्होंने देखा कि ये जो कंपास है यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाती है अपनी इनिशियल पोजीशन से। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि ये साइड डिफ्लेक्ट क्यों हुई है। इसका रीजन ये है, देखो, अगर करंट ऐसे इसके अंदर से ऐसे पास हो रहा है तो इसका एक रीजन है, इस वायर के दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, एक्स टू वाई फ्लो हो रही है, तो इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, जो साउथ पोलरिटी की तरह से बिहेव करेगा। और इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड, जो नॉर्थ पोलरिटी की तरह से बिहेव करेगा। तो होगा क्या, यहाँ पे जो सुई थी ये हमारे कंपास, ये कंपास ऐसे हो जाएगी इस टाइप से। तो ये नॉर्थ पोलरिटी इसको साउथ की तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। पहले तो उन्होंने देखा कि जब करंट पास नहीं होती, जब कंडक्टर से किसी प्रकार की कोई करंट पास नहीं करते तो उसका मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं होता। और जब हम करंट को पास कराते हैं फ्रॉम दिस वे एक्स टू वाई तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। एक बात ये पता की उन्होंने। अब दूसरी बात यहाँ देखिए, तीसरा केस उन्होंने लिया था, when we flowing the current from y to x, जब हम y से x की ओर करंट को पास कराते हैं तो इसके जो डिफ्लेक्शन है वो पहले डायरेक्शन के क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। इसका रीजन ये है कि ये पोलरिटी इसकी साउथ पोलरिटी बन जाएगी। वायर के इस तरफ करंट की डायरेक्शन, करंट के वाई से एक्स की ओर फ्लो होने पर ये पोलरिटी हमारी साउथ पोल बनेगी, और ये पोलरिटी हमारी क्या बनेगी, नॉर्थ पोल। क्या बनेगी बेटा, नॉर्थ पोल, इस टाइप से। तो ये क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरफ क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि व्हेनेवर ए यूनिफॉर्म करंट, डीसी करंट, कौन सी करंट, डीसी करंट लेगी, whenever a DC current passes through any conductor then magnetic field generated around that conductor, और वो किसकी फॉर्म में होगा, सर्किल की फॉर्म में होता है। इस तरीके से अगर ये करंट है तो इसके चारों तरफ इस तरफ से सेंट्रल होंगे सारे के सारे, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स क्या हो जाएंगी बेटा, जनरेट हो जाती है। तो ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बेस पर 2 साइंटिस्ट हुए हैं, फ्रांसीसी 2 साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम था बायो सेवर्ट।
क्या नाम था बेटा उनका? बायो-सैवर्ट। तो बायो-सैवर्ट लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, बायो-सैवर्ट लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूं टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स है, पहले उन्हें बताते हैं। देखिए रूल तो बहुत सारे हैं, रूल तो आपके बहुत सारे हैं टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैं सबसे अच्छा रूल इसको मानता हूँ राइट हैंड पाम रूल टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए करंट कैरिंग वायर। तो इसको देखते कैसे हैं, यहां समझने की आपको जरूरत है बेटा। अगर किसी कॉइल के अंदर, किसी क्लोज लूप के अंदर करंट फ्लो होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इन दैट केस जो हमारे सामने दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा? नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी इसमें। अगर करंट फ्लो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहाँ बनेगी साउथ पोलैरिटी। ये क्या बनेगी? साउथ पोलैरिटी बनेगी, यहाँ पे साउथ पोलैरिटी। आप इसको समझिए। अब हम आपको बताना चाहेंगे राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 क्या है। वैसे 2 रूल हैं, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। आप अपना भी इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, इसे रूल नंबर 2 भी मान सकते हैं या रूल नंबर 1 मान ले, जैसा भी समझे। इसके लिए यह है कि आप अपना दाएं हाथ देख रहे हैं, ये दाएं हाथ हो गया राइट हैंड। आप राइट हैंड में थंब को रखें इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग करंट, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखें और ये चारों उंगलियां 4 फिंगर इंडिकेट इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। आप ये चारों उंगलियां उस ओर कर दें जिस ओर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। जस्ट सपोज करो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है एट विच वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, और मैं P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाह रहा हूं फॉर दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसके लिए क्या है, बड़ा सिंपल तरीका। आप अपने अंगूठे को रखें इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और चारों उंगलियों को फैला दें उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। तो देखिए ऐसे रखें आप इसको। तो ये जो हथेली है ये आपकी हथेली पाम, जिस डायरेक्शन में ये हथेली होगी वो डायरेक्शन हमारे मैग्नेटिक फील्ड की होगी। और हथेली जिस ओर आएगी यानी कि वर्टिकल आ रही है, तो जो प्लेन ऑफ पेपर है उस प्लेन ऑफ पेपर के लिए यहाँ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलरली वर्टिकली डाउनवर्ड होगी या परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगी, या इसे कह देंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। अब दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट हमारा Q, दिस इज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। आपके करंट कैरिंग कंडक्टर ये रहा। आप इसके लिए देखें, साफ दिखाई देगा आपको। आप अंगूठा रखे करंट की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन में अंगूठा हो गया, और ये 4 फिंगर हमारे इंडिकेट होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। क्यू की ओर रख दी, हमें क्यू पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो फॉर दिस कंडीशन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द पाम। पाम किधर खुला हुआ है? बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ खुला हुआ है ऐसे। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ इस पॉइंट पर होगी, इस डायरेक्शन बाहर की ओर, ऐसे बाहर निकलती हुई। और इसमें डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की ओर। आप ये रूल याद रखिए, आपके 95% क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल्स में जितनी भी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है हम आसानी से देख सकते हैं। एक तो ये हो गया बेटा। कुछ रूल्स हैं ये आप याद रख लिए क्योंकि ये हमें हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एनी प्लेन ऑफ पेपर। देखिए यहाँ पर हम एक और बताते हैं आपको, एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल। ये क्या था एम्पियर स्विमिंग रूल? अगर किसी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है, सच लाइक एज एक्स से वाई की तरफ करंट फ्लो होती है, आप यहाँ पे एक आदमी को ले लें कि ये आदमी तैर रहा है, ये इसके पैर हो गए भाई ऐसे, ये आदमी ऐसे तैर रहा है, ये हो गया इसका सिर, और ये है इसका लेफ्ट हैंड मान लें आप, और ये हो गया इसका राइट हैंड, ये राइट हैंड, और ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड। समझ रहे हैं आप? अच्छा, तो आप जब
करंट की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, आपका हेड जो है ना किस डायरेक्शन में होना चाहिए, हेड आपका होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि व्हेन ए करंट पासेस थ्रू एनी करंट कंडक्टिंग करंट सच ए वे, कि ये जो आदमी है जो ये स्विम कर रहा है, इसके तैरने की डायरेक्शन वो हो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड है उस डायरेक्शन में ये आपकी सुई क्या हो जाएगी, आपकी सुई डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी आपकी सुई। तो इसके लेफ्ट हैंड की ओर नॉर्थ पोलरिटी का इशारा होगा, यानी कि इसकी जो सुई है वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड, ऐसे। हालांकि इस रूल का इस लॉ का या इस रूल का इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 की। इसके अलावा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा राइट हैंड ग्रिप रूल। कौन सा पढ़ा होगा, राइट हैंड ग्रिप रूल, उसे भी देख लीजिए एक बार, एक नजर, राइट हैंड ग्रिप रूल। फिर अपने टॉपिक पर आएंगे, मेन टॉपिक है हमारा जो राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल, ग्रिप रूल। ये क्या है, आप एक वायर ले लें, इस वायर में करंट फ्लो करा रहे हैं, जस्ट सपोज करो ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे फ्रॉम एक्स टू वाई, नीचे से ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रही है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रख लेंगे ऐसे, और ये ग्रिप बनाएंगे इस टाइप से। जब आप इस टाइप से ग्रिप बनाएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी, इसमें एन सर्किल फॉर्म में बनेंगे, ये इसकी ये पोलरिटी की साउथ पोलरिटी बनेगी और इस साइड में पोलरिटी क्या होगी, नॉर्थ। ओके, इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। ये थोड़ा आपसे डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए अपेक्षा की जाती है कि आप सबसे ज्यादा इस रूल का यूज करेंगे, ये लगाना भी आसान है और समझना भी आसान है। इसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमारा आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब, वो है आपका बायो-सेवर्ट लॉ। बट बायो-सेवर्ट लॉ से पहले मैं आपको बताऊंगा पहले करंट एलिमेंट। तो थोड़ा इसको देख लें बेटा। बायो-सेवर्ट लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले, उसको समझने के लिए, उससे पहले हमें बताना पड़ेगा करंट एलिमेंट। व्हाट डू मीन बाय करंट एलिमेंट। हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए करंट एलिमेंट का अजम्पशन करते हैं जब भी किसी लूप के लिए या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया जाता है। सिंपल इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंडक्टिंग एलिमेंट। जिस वायर का, ये जो वायर है कंडक्टिंग वायर, उसका एक पार्ट और उसके साथ जितनी करंट उसके अंदर फ्लो हो रही है उसकी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है करंट एलिमेंट। जैसे हमने फिगर में शो किया, ये एक्स वाई हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इन विच ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ करंट आई पासेस फ्रॉम एक्स टू वाई एंड ए बी ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर। और इसके अंदर आपको पता है ऑब्वियसली आई करंट पासेस होगी, तो यहाँ पे करंट एलिमेंट जैसे नाम दिया मैंने ए बी शुड भी क्या होना चाहिए, आइडियल वेक्टर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन ली जाती है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग करंट। ये याद रखिए, ये करंट एलिमेंट है। अब करंट एलिमेंट के बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक है बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ, जस्ट सपोज करो एक्स वाई बी ए करंट कैरिंग कंडक्टर, और यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लें, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, और इसमें हम करंट एलिमेंट ये ले सकते हैं A एंड B। इसमें ये होगा आइडियल, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लेंगे क्योंकि हमें पता है कि करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वही है जो करंट की डायरेक्शन है। और इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, थीटा कंसिडर कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा डार्क दिखा लेते हैं, हल्का सा ऐसे करके। ये डिस्टेंस हमारी आर हो जाने वाली है। राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। अगर हमें यहाँ कहीं लेना है तो इधर वर्टिकल अपवर्ड मानी जाएगी, ये होगी, डेफिनेटली होगी। तो अब हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ को स्टडी करते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ ने क्या किया था,
जो रिजल्ट मिले थे फ्रॉम ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से, उन्होंने उसमें ये इजाफा किया, ये देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है फॉर द करंट एलिमेंट। तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर विल डिपेंड्स ऑन द फ्लोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, उन्होंने आई की वैल्यू को इंक्रीज करा तो देखा कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ। आई की वैल्यू को डिक्रीज करके देखा तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई। इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी वैल्यू करंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है। करंट को बढ़ा दीजिए डीबी बढ़ जाएगा, करंट को डिक्रीज कर दीजिए डीबी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एक तो ये पॉइंट था। एक उन्होंने ये पॉइंट लिया कि हम अगर डीएल की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि करंट एलिमेंट को वैल्यू को बढ़ा देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, बढ़ा के देखा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, कम करके देखा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुआ। तो इससे ये पता चला उन्हें कि मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तीसरी बात उन्होंने ये देखी कि जो पी पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इसके डिस्टेंस को उन्होंने बढ़ाया, डिस्टेंस बढ़ा के देखा कि आर की वैल्यू इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इनवर्सली क्या हुई, डिक्रीज हुई तेजी से, और जब हमने आर की वैल्यू को डिक्रीज किया तो इनवर्सली बढ़ी। तो इससे ये रिजल्ट निकाला कि ड्यू टू करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड डीबी एट पॉइंट पी is inversely proportional to the square of the distance between current element and the observation point। तीन बात होगी। चौथा उन्होंने ये देखा कि जब इस लेंथ को हम परपेंडिकुलर लेते हैं, इस लेंथ को हम जब परपेंडिकुलर लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर क्या होता है, मैक्सिमम आता है। जब हम पी पॉइंट को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या करते हैं, लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और फिर उन्होंने क्या किया, इस पी पॉइंट को इस वायर पे कहीं लिया, यानी कि थीटा हमने यहाँ 0 लिया, तो इन दैट केस वहां पर उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि पी पॉइंट पर करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह से उन्होंने 4 पॉइंट लिए, और 4 पॉइंट को अगर कंबाइंडली दिखाया जाए एक साथ तो उस फॉर्म को हम नाम देते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। उस फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं बेटा, बायो-सेवर्ट लॉ। आज वो देखते हैं क्या क्या बताया था उन्होंने। जो हमने ये सब बातें आपको रिपीट करी हैं उसमें आपका आता है बायो-सेवर्ट लॉ। दोनों फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे। बायो-सेवर्ट लॉ उन्होंने दिया था। फर्स्ट लॉ उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट एट एनी पॉइंट P is directly proportional to I। दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट या ड्यू टू करंट एट पॉइंट B is directly proportional to the करंट एलिमेंट DL। तीसरा उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P is directly proportional to the angle of sin theta। और चौथा पॉइंट उन्होंने ये बताया, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट। तो ये चार जो ऑब्जर्वेशन थे बायो-सेवर्ट के, उन्होंने इसको कंबाइंडली क्या कहा कि dB अगर हम इनको कंबाइंड कर ले, कंबाइंड कर लें, एक साथ लिख लें, तो क्या होगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dB I dl sin थीटा डिवाइड ओवर r स्क्वायर। तो dB इट इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। बेटा इसको 1 मिनट के लिए नोट कर ले, आप देख लें फिगर वगैरह। ओके बेटा,
यहां देखें, हियर म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, बताएंगे इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10 टू द पावर माइनस का 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। कॉल्ड, इसको जिसको कहा जाता है परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम और फ्री स्पेस भी कहा जा सकता है। तो म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, म्यू नॉट है परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम और एयर, एयर भी बोल सकते हैं इसको, और एयर या वैक्यूम की परमेबिलिटी है। तो ये हमारा हुआ बायो-सैवर्ट का मैथमेटिकल फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाया जाएगा, तो उसको दिखाते हैं बेटा, डीबी इट इज इक्वल टू डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आना चाहिए हमारे पास आर क्यूब वेक्टर आर मल्टीप्लाई डीएल वेक्टर। ये आप इसको जरा नोट कर लें, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, कूलम उसकी बायो-सैवर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म। ओके, बायो-सैवर्ट लॉ इन फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। बेटा ये सही रहेगा, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, सॉरी टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। थोड़ा सुधार करते हैं, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, हमें ये माइंड में ध्यान रखना है कि करंट डेंसिटी जे इक्वल टू क्या आती है, आई ओवर ए। तो हमने ए की कमी महसूस की, इसमें हमने क्या किया, ए से इसको डिवाइड कर दिया और ए से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें पता है जे इक्वल टू आई ओवर ए है, और आल्सो ए इंटू डीएल, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ शुड बी वॉल्यूम ऑफ द मीडियम या वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर होना चाहिए। तो इन दैट केस डीबी हमारा किस टर्म में बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसे लिख देंगे जे, इसे क्या लिखेंगे साइन थीटा, और इसको लिखेंगे आर स्क्वायर, और इसको लिखेंगे डी। ठीक है बेटा, ये नोट कर ले आप, इसको नोट कर लें। एक और बता देता हूं आपको, बायो-सैवर्ट लॉ नेक्स्ट है। बायो-सैवर्ट लॉ in terms of charge and velocity, in terms of charge and velocity, charge and velocity। शुरू करो यहीं से, यहां से हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां मान लेते हैं हम लोग, एज हमने पढ़ा है कि I कैन बी रिटन एज डी क्यू बाई डी टी। थोड़ा इसको मैं क्यू बाई डी टी लिख लेता हूं, थोड़ा हमारा टर्म बन जाएगी। देखो बेटा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यानी कि क्यू बाई डी टी। तो डीबी की टर्म में डीबी इट इज इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और साहब यहां से हाँ आईडीएल ले लेता हूं मैं, आईडीएल ऐसे ले लेते हैं, तो ये क्या आएगा, Q इंटू डी एल बाई डी टी। मैथमेटिकली समझिए आप, आईडीएल शुड बी इक्वल टू Q इंटू चेंज ऑफ द डिस्टेंस विद टाइम t मींस स्पीड v, यानी कि वेलोसिटी v लिखा जा सकता है। हेंस यहां पर हम लिख सकते हैं कि dB इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसे क्या लिखा जा सकता है, क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
और इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन आर क्यूब, एंड यहाँ क्या आएगा वेक्टर आर मल्टीप्लाई विद क्रॉस वेक्टर वी। ये हमारा बायो-सैवर्ट लॉ है। ये बायो-सैवर्ट लॉ था इन टर्म्स ऑफ, इससे पहले था बायो-सैवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ द करंट डेंसिटी, और ये है बायो-सैवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। बेटा इस लॉ को जो हमने बायो-सैवर्ट लॉ बताया है, आपकी जानकारी के लिए बता दो, इसे लाप्लास लॉ भी बोलते हैं, लाप्लास लॉ। बट ये फेमस किससे है? बायो-सैवर्ट लॉ से। तो आप बायो-सैवर्ट लॉ से ही याद रखेंगे, नोट कर लें आप इसको। ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं इसकी एप्लीकेशन कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इससे पहले चैप्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर 1, 2, 3 इन सभी चैप्टर्स की वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।